सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में लगातार हम उस्मा तेरे चलने के तरीके देख रहे थे कि उस्मा तू आखिरकार चलती कैसे है, और तेरे चलने को बोलते हैं उस्मा का संचरण। और तेरे 2 चलने के तरीके देख लिए। एक तरीका तेरा चालन है, दूसरा तेरा तरीका संवहन है। आज हम तेरा तीसरा तरीका चलने का देखना चाहते हैं। और आप कहोगे गुरुजी इसका तीसरा तरीका चलने का क्या है उस्मा संचरण का? तो जो तीसरा तरीका है उस्मा के संचरण का अर्थात उस्मा के आगे बढ़ने का, उसका नाम है विकिरण। तो आज मैं उस्मा संचरण की तीसरी विधि, जो अंतिम विधि होती है, उस्मा संचरण की 3 ही विधि है, तो हम तीसरी विधि विकिरण अर्थात रेडिएशन का अध्ययन करेंगे। विकिरण तुझको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब विकिरण। अब आप कहोगे गुरुजी इस विधि में क्या है, कौन सा तरीका है? तो देखो, आप ध्यान दो, पिछले दोनों वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल को आप दिमाग में वापस एक बार याद करो। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहां पर एक गेंद लेके खड़ा हूं, और ये यहां पर छोरों की कतार है, छोरे मतलब लड़कों की कतार है यहां पर, और यहां पर ये इनके हाथ हैं, और मुझको ये गेंद यहां से यहां पहुंचानी है। तो मैंने आपको बताया था ये गेंद यहां से यहां पहुंचे, उसके लिए 3 तरीके हैं। तरीका नंबर पहला, मैंने गेंद इसको दी, इसने गेंद इसको दी, इसने गेंद इसको दी, इसने गेंद इसको दी। ये आपका तरीका कहलाता है चालन तरीका। कौन सा तरीका? चालन। तो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, अर्थात इस प्रकार से उस्मा का संचरण भी होता है कि यहां से इस रॉड को गर्म करते हैं, ये हिस्सा गर्म हो जाता है। उस्मा संचरण का यह तरीका कहलाता है चालन। संवहन में याद करो, आपको मैंने क्या बताया था? संवहन में मैंने जिस पहले बच्चे को बॉल दी, और जिसको बॉल दी वो खुद दौड़ के यहां पर चला गया, तो बॉल तो पहुंच गई, और जिसको बॉल दी वो खुद दौड़ के चला गया। ये जो विधि कहलाती है संवहन। अर्थात संवहन के अंदर जो कण उस्मा लेता है वह अपने स्थान का परित्याग करके आगे बढ़ जाता है। तो ये जो दूसरी विधि है, इसका नाम दिया था हमने संवहन। और आज मैं आपको अंतिम और तीसरी विधि उस्मा के संचरण की, जो इस बॉल वाले एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अब जो तीसरा तरीका मेरे गेंद को यहां से वहां तक पहुंचाने का क्या तरीका है कि मुझको इनकी एक की भी आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट गेंद को फेंक दूंगा, और जैसे ही मैं डायरेक्ट गेंद को फेंक दूंगा मेरी गेंद पहुंच जाएगी। तो आप सोचो, ये जो तरीका तीसरा है जिसमें मुझको माध्यम की आवश्यकता है नहीं, छोरों की आवश्यकता है नहीं, मैं डायरेक्ट गेंद को फेंक दूंगा ना, ये जो तरीका होता है, इसी तरीके को अपन बोलते हैं विकिरण। तो याद रखें, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे लाइफ के अंदर कि उस्मा संचरण की विधि अर्थात उस्मा के चलने का जो तरीका है वो 3 तरीके होते हैं, चालन, संवहन, विकिरण। चालन में याद रखें कि आपको जब गेंद एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाइन में पहले वाला दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार से चालन। संवहन के अंदर जिसको गेंद देते हैं वो खुद गेंद लेके आगे चला जाता है, अर्थात अपने स्थान को छोड़ के आगे चला जाता है। यह आपका संवहन विधि। और तीसरी विधि में क्या है कि मैं डायरेक्ट गेंद को फेंक दूंगा, मुझको जरूरत नहीं है कि मैं खुद ही फेंक दूंगा ना। तो ये जो विधि कहलाती है वो कहलाती है विकिरण। तो विकिरण विधि के अंदर पहली बात यहां पर निकल के आई इस एग्जाम्पल से कि इसमें मुझको इन छोरों की अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो पहली बात, विकिरण विधि उस्मा संचरण की वह विधि है, तो यहां मैं लिख रहा हूं वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात दूसरी बात यहां पर कि यह विधि निर्वात में भी हो सकती है। जब माध्यम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। तो यह विधि निर्वात में भी, यहां लिख रहा हूं मैं, यह विधि निर्वात में भी हो सकती है। तो याद रखना, यह विधि निर्वात में भी हो सकती है, निर्वात के अंदर भी हो सकती है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि अन्य दोनों विधियों को, चालन और संवहन को, तो माध्यम की आवश्यकता है ही है। वो दोनों तरीके जो है उनमें तो मुझको इनकी जरूरत पड़ेगी। चालन में तो इतने सारे बच्चों की जरूरत पड़ेगी क्यों, गेंद ऐसे धीरे धीरे जाएगी। संवहन में एक की जरूरत पड़ेगी कि जिसको मैंने गेंद दी वो लेके जाए। लेकिन विकिरण में मुझको इनकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पार्ट या साफ।
अर्थात निर्वात है, वहां पर भी यह विधि संपन्न हो सकती है। तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी विधि है जो निर्वात में भी संपन्न हो सकती है, उसका नाम है विकिरण। अब यहां पर एक बात आती है, क्वेश्चन यहां पर आप एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जरा आंसर दीजिएगा। विकिरण विधि होती है, विकिरण विधि संपन्न होती है, ऑप्शन बोल रहा हूं, निर्वात में, माध्यम में, दोनों में नहीं। क्वेश्चन जरा वापस सुनिएगा, विकिरण विधि संपन्न होती है निर्वात में, माध्यम में, दोनों में नहीं। तो याद रखना, विकिरण विधि माध्यम और निर्वात दोनों में संपन्न होती है। मतलब ये लड़के खड़े भी रहे, माध्यम है तो अभी मेरी गेंद जाएगी, और ये लड़के यदि यहां से चले भी जाएं तो अभी मेरी गेंद जाएगी। विकिरण विधि को माध्यम से मतलब नहीं है, माध्यम है तो अभी बढ़िया, और माध्यम नहीं है तो अभी बढ़िया, उसको माध्यम से कोई लेना देना नहीं। तो याद रखना, कई बच्चे याद रखते हैं विकिरण विधि केवल निर्वात में होती है, गलत है। विकिरण विधि निर्वात में भी हो सकती है और यहां पर माध्यम है वहां पर भी हो सकती है, इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है। मतलब माध्यम हो तो इसको कोई परेशानी भी नहीं है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यह विधि, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यह विधि निर्वात एवं माध्यम दोनों में संभव है। निर्वात एवं माध्यम, निर्वात एवं माध्यम दोनों में संभव है। निर्वात में भी संभव है और माध्यम में भी संभव है। अच्छा, अब इनके एग्जांपल्स में बताऊंगा निर्वात माध्यम में कैसे संभव है। तो देखो जरा, सूरज से जब प्रकाश धरती पर आता है, ये सूरज है, इससे धरती पर प्रकाश आता है, तो आप सोचो कि सूरज इतनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूरज है, वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी है धरती से सूरज की, 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर बोलते हैं, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर याद रखने के हिसाब से याद रखना। वहां से सूरज से जब प्रकाश धरती पर आता है तो बीच में तो बहुत जगह तो वायुमंडल है ही नहीं, निर्वात है। तो निर्वात है तो फिर प्रकाश कैसे आता है? इसका मतलब कोई न कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा यहां पर उष्मा जो है उसका संचरण हो रहा है। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल इसका हुआ, सूर्य से प्रकाश का धरती पर आना। सूर्य से काश का मतलब प्रकाश का, रति का मतलब धरती पर आना। आप कहोगे गुरुजी और कौन सी बात है? जैसे आप यहां पर कोई आग लगी हुई है, यहां पर कोई ठंड पड़ी, बहुत जोर का पड़ी था, पड़ा रहे भाई, आग लगा रखी है यहां पर, और आग के समीप अपन खड़े हैं, तो अपने आप आग की तपन अर्थात आग की गर्मी का एहसास हो जाता है। यहां आग लगाई और अपने यहां पर खड़े हैं, तो अपने आप उस आग की तपन जो है हमको महसूस हो जाती है। ये भी कौन सी विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। क्योंकि वायु जो है ये तो उष्मा की हीन चालक है, तो अच्छी चालक नहीं है जो अच्छे से उष्मा को यहां से यहां पर लिया है, और संवहन इतनी जल्दी हो नहीं सकता। इसलिए याद रखें कि आग के पास खड़ा होने पर, आग के पास खड़े होने पर तपन का या उष्मा का महसूस होना, यह भी इसका उदाहरण है। तो ये मैंने आपको बोल दिया कि आग, जलती हुई आग या कोई भी उसमें स्रोत है, उसके पास खड़े होने पर हमको तपन या गर्मी का महसूस होना, इस प्रकार से यूं आना, तो ये भी आपका विकिरण विधि का उदाहरण है। अब ये जो विकिरण है बच्चे लालो, ये जो विकिरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप कहोगे कि यहां माध्यम नहीं है, बिना माध्यम गेंद कैसे पहुंच रही है? तो ये जो विकिरण है जो बिना माध्यम के चलती है, आप सोचिएगा, जिसको कोई ले जाने वाला ही नहीं है, तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विकिरण में अगली बात मैं आपको बता रहा हूं कि विकिरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो अगला बिंदु मैं यहां पर लिख रहा हूं, विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगे, विचु। कई बच्चे इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को शॉर्ट में बोलते हैं विचु। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है 7, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्सरे, गामा रे। विद्युत चुंबकीय तरंगों को 7 भागों में बांटा। उसमें अवरक्त जो भाग होती है उस अवरक्त भाग में पाई जाती है। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 मैंने अभी आपको बोला था, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, प्रकाश, एक्सरे, दृश्य, परावैंगनी, एक्सरे और गामा रे। जो 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो अपने स्पेक्ट्रम में लेते हैं, उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त भाग, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त भाग में पाई जाती है, अवरक्त भाग में पाई जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त भाग में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? अवरक्त भाग में पाई जाती है। अब आगे की देखो बात देखें, और कौन कौन सी बातें विकिरण के अंदर पाई जाती है। तो विकिरण का जो पथ है, विकिरण का पथ,
जो होता है ये सरल रेखा मानते हैं, विकिरण का पथ सरल रेखा मानते हैं। मतलब जैसे अपन कहते हैं ना, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधा चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विकिरण जो है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की अवरक्त भाग में पाई जाती है, इसलिए इनका पथ कैसा मानते हैं, सरल रेखा मानते हैं। ये भी ध्यान रखना। विकिरणों की जो तीव्रता है, विकिरणों की जो इंटेंसिटी है, विकिरणों की तीव्रता बोलोमीटर, मीटर का नाम है बोलो, ये बोल भाई, विकिरणों की तीव्रता को बोलोमीटर से मापते हैं। विकिरणों की तीव्रता बोलोमीटर से मापा जाता है, मीटर का नाम है बोलोमीटर। अच्छा, और एक बात याद रखना, विकिरणों की जो तीव्रता है, यहीं पर मैं बात एक और बताऊं इसका गुण, विकिरणों की तीव्रता, विकिरणों की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, जैसे आप किसी आग के पास खड़े हो तो दूरी कम है तो आपको ज्यादा तपन लगेगी, लेकिन आपने दूरी बढ़ा ली, आग से ज्यादा दूर हो गए तो दूरी बढ़ गई तो तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है विकिरणों की तीव्रता। विकिरण जो है इनमें प्रकाश की तरह परावर्तन अपवर्तन गुणों का होना पाया जाता है। तो यहां पर अगली बात, विकिरणों में प्रकाश की भांति, विकिरणों में प्रकाश की भांति परावर्तन अपवर्तन, यहां मैं लिख भी रहा हूं, परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन गुण पाए जाते हैं। जैसे प्रकाश में गुण होते हैं वैसे विकिरणों में भी ये गुण होते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी और क्या है विकिरण के अंदर, तो ये सब विकिरण के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि विकिरण होती क्या है और कौन कौन से इसके गुण है। क्योंकि याद रखना बच्चों, विकिरण में जो क्वेश्चन आएगा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और आपके पिछले ईयर 2015 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा ये जो है आपके सेकंड ईयर 2010 में इसमें सत्य और असत्य कथन में से क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें विकिरण के बारे में। इसलिए आपको यहां पर ये सब बातें विकिरण की पता होनी चाहिए। इसमें बातें बहुत ज्यादा आ रही है विकिरण में। और अपन यदि बात करें विकिरण की, कि विकिरण में और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो जरा देखिएगा। ये विकिरण जिस माध्यम से गुजरती है उसे प्रभावित करती है, उसे प्रभावित नहीं करती है। जैसे देखो, आप सोचो, चालन में आपने गेंद दी, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो पूरा माध्यम प्रभावित हुआ था, सबके सब प्रभावित हुए थे। संवहन विधि के अंदर भी मैंने आपको बताया था, जो जिसको अपन उष्मा देते हैं या जो गर्म होता है वो ऊपर जाता है तो माध्यम, बीच का माध्यम प्रभावित हो जाता है। लेकिन विकिरण विधि इतनी तेज संपन्न होती है कि खड़ा जैसे मैंने को गेंद को फेंक दी तो आसपास का माध्यम प्रभावित नहीं हो पाता। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, विकिरण माध्यम को प्रभावित नहीं कर पाती, माध्यम को प्रभावित, विकिरण माध्यम को प्रभावित नहीं कर पाती है, माध्यम को प्रभावित, जबकि चालन और संवहन में माध्यम प्रभावित होता है, लेकिन विकिरण में माध्यम प्रभावित नहीं होता है। अगली बात, विकिरण का जो वेग होता है ये प्रकाश के बराबर होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने बोला था। विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर, और वही निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है उसके बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर बटे सेकंड। ये भी आपको पता होना चाहिए, विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर। विकिरण जब किसी सतह पर गिरती है, जैसे सतह पर कोई विकिरण गिरी तो सतह पर एक दाब डालती है। विकिरण जब, जैसे कोई विकिरण यहां पर आपड़ी मतलब आ गई, तो यहां पर जो दाब डालती है ना, उस दाब को बोलते हैं विकिरण दाब। तो अगली बात मैं लिख रहा हूं, विकिरण जब किसी सतह पर, विकिरण जब किसी सतह पर गिरती है, जब किसी सतह पर गिरती है तो एक दाब डालती है, एक दाब डालती है, उसे विकिरण दाब कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चे लालो? विकिरण दाब कहते हैं। यहां पर ये बात है कि विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है, विकिरण का स्पेक्ट्रम साधारण कांच से प्राप्त नहीं होता, साधारण कांच से प्राप्त नहीं होता। इसे क्वार्ट्ज या रॉक सॉल्ट प्रिज्म की सहायता से, क्वार्ट्ज या रॉक सॉल्ट प्रिज्म की सहायता से प्राप्त किया जाता है।
रॉक सॉल्ट प्रिज्म की सहायता से प्राप्त किया जाता है, सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विकिरण का स्पेक्ट्रम। अब यहां पर बात ये आती है कि गुरुजी ये जो विकिरण है, इस विकिरण जो है ये प्रकाश के वेग से चलती है, तो आप सोचो उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। देखो सबसे धीमी विधि चालन है, क्योंकि एक गेंद जो दी थी वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, धीरे धीरे। संवहन में क्या है, एक बच्चे को गेंद दी तो खुद दौड़ के चला गया तो उससे तेज हुई, और विकिरण में मैंने गेंद को खटाक जैसी फेंक दी, तो उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। तो अगली बात यहां पर ये आ रही है, यह उष्मा संचरण की, यह उष्मा संचरण की, उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। सबसे तेज यदि उष्मा का संचरण करना है तो बताओ कौन सी विधि है, विकिरण विधि। इसलिए अपन कहते हैं कि उष्मा का जो संचरण है, उष्मा का जो संचरण है उसमें सबसे ज्यादा विकिरण विधि के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं विकिरण, विकिरण विधि के द्वारा उष्मा का संचरण सबसे तेज, उष्मा का संचरण। उसके बाद में बताओ उष्मा का संचरण कौन सी विधि के द्वारा होता है, बोलो। विकिरण के बाद में सेकंड नंबर पर संवहन, और उसी के आगे यहां पर जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। और बताओ उष्मा का संचरण सबसे धीमा कौन सी विधि के द्वारा होता है, और वो है चालन। तो उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी है, विकिरण। सेकंड नंबर पर संवहन, और थर्ड नंबर पर चालन। चालन सबसे धीमी विधि है और विकिरण सबसे तेज विधि है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है कि गुरुजी यदि हम डाल दें तो बुराई क्या है। यदि हम किसी वस्तु पर यदि हम विकिरण डालें तो क्या दिक्कत है, जरा देखो। ये कोई वस्तु है और इस पर मैंने कोई विकिरण डाली, माना उस विकिरण की कुल मात्रा विकिरण उष्मा की कुल मात्रा क्यों है, तो क्यों क्या है, कुल विकिरण ऊर्जा, कुल विकिरण की मात्रा, कुल विकिरण की मात्रा, कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा बोल दो। कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा कितनी है, क्यू। मैंने इस वस्तु पर डाली, अब वस्तु जो है उस पर डाली तो वस्तु तीन काम करेगी। जब किसी वस्तु पर कोई विकिरण आती है ना तो तीन काम करेगी, या तो अवशोषित कर ले, या फिर पछाड़ मार दे, विकिरणों को रिफ्लेक्ट कर दे, तो क्यू आर, अवशोषण को बोल रहे हैं क्यू ए, या हो सकता है विकिरणों को निकाल दे। तो जब किसी वस्तु पर विकिरण डालते हैं, जैसे कोई विकिरण आई तो या तो मैं उसको अवशोषित कर लूंगा कि आ जा, तू मेरे पास आ जा, या फिर मैं उसको पछाड़ मार दूंगा, घट, अर्थात उसको मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, या फिर उसको बाहर ही निकाल दूंगा, यहां ही निकल गई बाहर, अर्थात उसको ट्रांसमिशन कर देंगे। बाहर निकालने को बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो कोई विकिरण जब किसी वस्तु पर आती है तो तीन बातें होती है, या तो उसका कुछ भाग अवशोषण होता है, कुछ भाग उसका बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, और कुछ भाग उसका पछाड़ खा के इधर आ जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। तो विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा क्यू जो अपन ने डाली उसके तीन काम हुए, एक तो हो गया क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर। तो मैंने यहां पर क्यू, कुल ऊर्जा ही क्यू, उसका कुछ हिस्सा अवशोषित हो गया तो अवशोषित हिस्से को मैंने बोला क्यू ए, जो हिस्सा बाहर निकल गया वो क्यू टी, और कुछ हिस्सा माना इसका रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहां पर गया। मैं आरम पार इसमें क्यू का भाग देना चाहता हूं। आप कहोगे गुरुजी आप आरम पार क्यू का भाग क्यों देना चाहते हो, क्योंकि मैं जब तक दूंगा नहीं तब तक यहां पर निकलेगा नहीं, और वो क्या नहीं निकलेगा, सूत्र। तो मैंने यहां पर क्यू का भाग दे दिया। क्यू में जैसे इस पूरे समीकरण में क्यू का भाग दिया, क्यू बटा क्यू बताओ कितना आएगा, ए। क्यू ए बटा क्यू को बोलते हैं ए, क्यू टी बटा क्यू को बोलते हैं टी, और क्यू आर बटे क्यू को बोलते हैं आर। और ये आपका सूत्र आ गया 1 बराबर ए प्लस टी प्लस आर, अटर। 1 बराबर अटर, सर्दियों में आती है मटर, और सूत्र आ गया यहां पर अटर, 1 बराबर अटर। ये ए जो है, जहां पर बताओ ए क्या है, बताओ जहां पर ए बराबर क्या है, क्यू ए बटा क्यू। इस ए को अपन बोलते हैं अवशोषण गुणांक। ए को अपन क्या बोलते हैं बच्चे लालो, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक ऐसे नहीं है क्यू से क्यू कट गया ए बच गया, ऐसे नहीं है। अर्थात कुल जो आपने विकिरण ऊर्जा दी क्यू, उसमें से कितना अवशोषित हुआ उसका अनुपात यहां पर अवशोषण गुणांक है। ऐसे ही बताओ दूसरा, टी बराबर क्या है, टी बराबर है क्यू टी बटा क्यू, और टी को अपन बोलते हैं पारगमन गुणांक। टी को क्या बोलते हैं बच्चों, पारगमन गुणांक, ये टी है। और ऐसे कैसे बताओ, ये आर बराबर क्या है, क्यू आर बटे क्यू, तो यहां पे लिख देता हूं मैं
आर बराबर क्यू आर बटे क्यू। और बताओ इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, परावर्तन गुणांक। तो एक क्वेश्चन फिर आपके यहां पर जनरेट हो गया विकिरण में। विकिरण में क्वेश्चन क्या आया, अवशोषण गुणांक, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक का योग सदैव होता है। तो योग सदैव कितना होता है, एक। क्वेश्चन क्यों आ सकता है, अवशोषण गुणांक का मान 1/2 है, इसका मान 1/3 है। तो बताइए परावर्तन गुणांक का मान कितना होगा। तो आप मान जमा देना, ये निकाल लेना। आपको याद रखना 1 बराबर 18 में ए अवशोषण गुणांक, 3 पारगमन गुणांक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और आर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, अर्थात आर बराबर क्यू आर बटे क्यू, इसको बोलते हैं परावर्तन गुणांक। तो 1 बराबर 18, सीधा सूत्र भी याद रखें। कैसे बना, बिल्कुल 2 लाइन का ही। वस्तु पर जैसे क्यू डाला, कुछ हिस्सा अवशोषित हो गया, कुछ बाहर निकल गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्यू बराबर क्यू ए क्यू टी और क्यू आर, क्यू बराबर क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर। क्यू का आरम पार दे दिया भाग, क्यू बटा क्यू आया एक, क्यू ए बटा क्यू, इस पूरे को ए बोला, क्यू टी बटे क्यू को टी बोला और क्यू आर बटे क्यू को आर बोला। तो ए बराबर था क्यू ए बटे क्यू, ये लिख दिया ए बराबर क्यू ए बटे क्यू, और ए को बोलते हैं अवशोषण गुणांक। ऐसे क्यू टी बटे क्यू को बोला आप टी, तो ये देखो क्यू टी बटे क्यू को बोला टी, नाम है पारगमन गुणांक। ऐसे क्यू आर बटे क्यू को बोला आर, और ये देखो क्यू आर बटे क्यू को बोला आर, परावर्तन गुणांक। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखो आगे बात, अभी आपने फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था, वो फॉर्मूला पढ़ा था 18 ए प्लस टी प्लस आर बराबर 1, 18 बराबर 1। अब मैं यहां पर 3 बातें ले रहा हूं 18 बराबर 1 के अंदर, और 3 बातें क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये पहला पोर्शन, ये दूसरा, तीसरा। यदि t बराबर 0, r बराबर 0, इन दोनों को मैं 0 मानूं, तो आप बताइए a बराबर 1 आ गया। इन दोनों को 0 माना तो a बराबर 1। a का मान बताओ क्या था, QA बटा Q बराबर 1, और बच गुणा करो तो ये बोलो क्या आ गया, Q बराबर QA। यदि जितने विकिरण डाल रहे हैं, बताओ वस्तु जो थी, वस्तु पर हमने जो विकिरण ऊर्जा डाली थी वो Q, उसमें से अवशोषित कितनी हो गई थी, बोलो QA। और यहां पर बोल रहा है Q बराबर QA, अर्थात जितनी डालते हैं उतना उतना जो ले लेती है। अर्थात ऐसी वस्तु जो विकिरणों को डालने पर पूरी की पूरी का अवशोषण कर ले, उसे अपन बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, आदर्श कृष्णिका। और आदर्श कृष्णिका वो होती है जो संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन 100% आदर्श कृष्णिका यदि बात करें तो इस दुनिया के अंदर संभव नहीं है। काजल जो है, लैंप ब्लैक, जो आंखों में लगाया जाता है, उसका अवशोषण होता है 96%, आंखों में जो काजल लगाते हैं। एक होता है प्लेटिनम ब्लैक, उसकी एब्जॉर्वेशन पावर होती है 98%। 100% एब्जॉर्वेशन या अवशोषण किसी की भी नहीं होती दुनिया के अंदर। इसलिए आदर्श कृष्णिका केवल एक मानी गई परिकल्पना है। वैसे फेरी ने एक बनाई थी आदर्श कृष्णिका, लेकिन डायरेक्ट अपन कहें कि अपन को दैनिक जीवन के अंदर ऐसी कोई वस्तु मिल जाए जो संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर ले, ये संभव नहीं है। तो 98% प्लेटिनम ब्लैक होता है, जिसकी अवशोषण क्षमता होती है 98%, 98%, उससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा तो फिर कलंक की होता है, उससे ज्यादा तो फिर कलंक है, वो काजल से भी ज्यादा काड़ा होता है। तो कहते नहीं है कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, इस धरती से भी भारी पाप होता है। कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। काजल से भी ज्यादा यदि कोई काला है तो फिर कलंक है। तो याद रखना, आदर्श कृष्णिका वो है जो विकिरणों को, जितनी विकिरण ऊर्जा को डाले, पूरी पूरी को अवशोषित कर ले। अगली बात में क्या कर रहा हूं मैं, a बराबर 0, r बराबर 0। अब क्या इन दोनों को 0 मान लिया, तो t बराबर 1। t का फॉर्मूला क्या था, QT बटे Q बराबर 1, बच गुणा करोगे Q बराबर QT। अर्थात जितने विकिरण डाल रहे हैं पूरी की पूरी को बाहर निकाल रही है। QT क्या थी, ट्रांसमिशन बाहर। और ऐसी वस्तु जो संपूर्ण विकिरणों को बाहर निकाल दे, उसको अपन बोलते हैं पूर्ण पारगमन वस्तु। पूर्ण पारगमन वस्तु बोलते हैं, अर्थात पारगमन या पारदर्शी वस्तु बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। और 100% कोई भी ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। कि जब विकिरण उसमें से गुजरे तो कोई तो कांच लेना, प्लेन कांच, अपन कहते हैं इसमें से जब सब कुछ निकल जाता है, गलत। जब कांच में से विकिरण गुजरती है तो वो विकिरण कांच में से भी अवशोषित हो जाती है, कांच भी गर्म हो जाता है। तो 100% पूर्ण पारगमन वस्तु भी नहीं होती है, लेकिन यहां पर अपन बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है, पूर्ण पारगमन वस्तु के लिए अवशोषण गुणांक का मान 0, पारगमन गुणांक का मान 0 और परावर्तन गुणांक का मान 0, अवशोषण गुणांक का मान 0, परावर्तन गुणांक का मान 0, पारगमन गुणांक का मान कितना होता है, 1। और ऐसे आदर्श कृष्णिका के लिए पूछे तो ये तीनों बातें आप बोल दोगे कि आदर्श कृष्णिका के लिए पारगमन गुणांक का मान 0, परावर्तन गुणांक का मान 0, अवशोषण गुणांक का मान 1। लास्ट में तीसरी बात में क्या है, यदि मैं a बराबर 0, t बराबर 0, तो यहां पर बोलो r बराबर 1,
और क्यू आर बराबर आर का फॉर्मूला पड़ जाते हैं, क्यू आर बटे क्यू बराबर 1 और 5 गुणा करो तो क्यू आर बराबर क्यू, क्यू बराबर क्यू आर, ये हो गया क्यू बराबर क्यू आर। और क्यू बराबर क्यू आर का मतलब जितनी विकिरण आई पूरी की पूरी को उसने रिफ्लेक्ट कर दी, जितनी आई उसको पूरी पूरी पछाड़ मार दी। ऐसी वस्तु जो संपूर्ण विकिरणों को परावर्तित कर देती है उसको बोलते हैं पूर्ण परावर्तक पृष्ठ। और पूर्ण परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो पूर्णतः श्वेत जो वस्तु होती है, पूर्णतः श्वेत वस्तु जो होती है उसको पूर्ण परावर्तक पृष्ठ मानते हैं। लेकिन पूर्णतः श्वेत वस्तु कोई नहीं होती, सफेद की जैसी है अपन को वस्तुएं दिखती है, जैसे आपको बोर्ड सफेद नहीं है, सफेद का जैसा है। पूर्ण सफेद तो ऐसा है जिसको न तो आपने देखा है न मैंने देखा है। लेकिन पूर्ण श्वेत वस्तु के लिए अवशोषण गुणांक का मान 0, आपके तीर का मतलब पारगमन गुणांक का मान 0 और परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है 1। तो ये आपको तीनों बातें भी याद होनी चाहिए कि तीनों गुणांकों का योग 1 होता है और यहां पर अपने 3 इनकी कैटेगरी भी बढ़ा। अब आप कहोगे गुरुजी और कोई यदि विकिरण में बात है, पूरा इतना पढ़ लेंगे विकिरण में जिसके बाद में इसमें कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सब महत्वपूर्ण है और बेस है विकिरण का, ये आधार है। विकिरण जो है इनको अपन देख नहीं सकते, केवल संवेदना उत्पन्न कर सकते हैं। आग के पास खड़े हैं तो अपन को थोड़ा सा एहसास होता है ना गर्म का, तो वो दिखती थोड़ी कोई गर्मी आ रही है भाई। तो विकिरण केवल अपन संवेदना महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं विकिरणों को देख नहीं सकते, विकिरणों को देख नहीं सकते, केवल संवेदना महसूस होती है, केवल संवेदन कर सकते हैं, केवल संवेदन महसूस, संवेदना महसूस कर सकते हैं, इनकी संवेदना महसूस कर सकते हैं, मतलब इनकी जो प्रभाव है उसको तो महसूस कर सकते हैं तपन को, लेकिन अपन इनको देख नहीं सकते। अच्छा, प्रत्येक गर्म वस्तु 0 केल्विन को छोड़कर 0 केल्विन के ऊपर ताप वाली 0 केल्विन के ऊपर ताप वाली वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है, जिसका ताप भी 0 केल्विन को छोड़ दो, बस 0 केल्विन से यदि ज्यादा ताप है तो वस्तु विकिरण उत्पन्न करती है, विकिरण उत्सर्जित करती है। तो यहां पर लिख रहा हूं विकिरण उत्सर्जित करती है और इन्हें उष्मीय विकिरण भी कहते हैं, उन्हें उष्मीय विकिरण कहते हैं। तो ये भी आपको एक बात पता होनी चाहिए। और मैंने बात क्या बताई कि यदि वस्तु का तापमान 0 केल्विन के ऊपर है तो 0 केल्विन से ऊपर ताप वाली जो भी गर्म वस्तु है, 0 केल्विन के ऊपर ताप वाली प्रत्येक गर्म वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है, और जो विकिरण उत्सर्जित करती है उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय विकिरण। तो हमेशा याद रखो प्रत्येक गर्म वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है। ये बोर्ड गर्म है तो इससे विकिरण निकल रही है, ये दीवार गर्म है इससे विकिरण निकल रही है। प्रत्येक गर्म वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है, ये ध्यान रखना। तो इसको और स्पष्ट लिख देता हूं मैं, प्रत्येक गर्म वस्तु से विकिरण उत्सर्जित होती है, विकिरण उत्सर्जित होती है, विकिरण उत्सर्जित होती है। और उनको अपन बोलते हैं विकिरण का दूसरा नाम आवरक विकिरण, क्योंकि कौन से भाग में पाई जाती है, आवरक भाग में पाई जाती है। अब यहां पर ये अपन ने बात करी विकिरण की। अब एक क्वेश्चन का आंसर देखना। क्वेश्चन यहां पर ये है कि बहुत जोर की ठंड पड़ी भाई, अब ठंड पड़ी तो क्या करें भाई, बड़ी बढ़ाओ तापने के लिए। तो यहां पर बहुत जोर की ठंड पड़ी तो यहां पर मैंने बड़ी बढ़ाया, लकड़ी जला दी। अब लकड़ी जला दी और ये यहां पर ऐसे इतना सारा बढ़ीता है। अब देखना, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो डंडी लगा के तापूंगा। अब डंडी लगा के तापेगा, उसके हाथ में कोई लोहे की छड़ है ऐसे, तो लोहे की छड़ थी ऐसे लंबी, उसको टांग दी, मतलब आगे कर दी आग के अंदर। अब ये आग के अंदर करी तो धीरे धीरे आगे ये हिस्सा भी गर्म हो जाएगा छड़ का। तो एक तो ऐसे ताप रहा है, दूसरा कह रहा है कि मैं तो उकड़ी तापूंगा। उकड़ी का मतलब ऐसे जैसे लाए लग रही है तो यूं तापूंगा, यूं यूं लाग रही यूं। एक कहता है कि मेरे तो लंबी लंबी टांगे, मेरी लंबी लंबी टांगे और मेरे लंबे लंबे हाथ, तो मैं तापूंगा ऐसे लपटों के ऊपर से, जो लपटे हैं ऐसे ऊपर से। तो एक ऐसे ताप रहा है, एक साइड से ताप रहा है ऐसे, और एक डंडी लगा के ताप रहा है। तो बताओ ये तापने के कितने तरीके हो गए, 3। तो तापने के 3 अंदाज, तापने के 3 तरीके, और तापने के 3 तरीके यहां पर आपकी तीनों विधियां एक साथ आ गई। बताओ ये जो धातु की छड़ लगा के गर्म हो रहा है हिस्सा और उससे ताप रहा है, ये हिस्सा बढ़िया है, सबसे बढ़िया विधि लगती है मुझे। तो इससे क्या है, जो हिस्सा गर्म हो जाएगा ना उसको आराम से मैं जहां पर भी खाए
वहां पर ही वो टच कर लेगा और आराम से गर्मी ले लेगा। ये जो तरीका होता है, बताओ कौन सा तरीका है? ये चालन। तो धातु है, ठोसों में हमेशा चालन ही होता है। ये बताओ संवहन हमेशा ऊपर की ओर है, ये तो बताओ ये कौन सी विधि से ताप रहा है? बोलो संवहन। और भट्टी के या आग के समीप खड़े होने पर अपन को महसूस हो रही है ऐसे तपत, तो बताओ ये कौन सी विधि से ताप रहा है? विकिरण विधि से। तो मेरे हिसाब से डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा कि एक ही आग लग रही थी, ये आग जली हुई है ये, और इस आग से तापने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। अब आप भी सर्दियों में कौन से तरीके से तापते हो, उस तरीके को आप वहां पर बोला करो तापते तापते। गुरुजी हम तो विकिरण विधि से ताप रहे हैं, कि हम संवहन विधि से ताप रहे हैं, कि हम चालन विधि से ताप रहे हैं। अब यहां पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा के अंदर लोकप्रिय क्वेश्चन वर्तमान में इस टॉपिक में से आते हैं, और वो यहां पर क्या है, और वो यहां पर क्या है, और उसका टॉपिक का नाम है थर्मस। आप कहोगे गुरुजी ये जो टॉपिक है थर्मस, ये थर्मस शब्द तो बहुत सुना हमने। ये जो थर्मस है, इस थर्मस में क्या खूबी होती है कि जैसा द्रव हम भरते हैं वो वैसा ही रहता है, उसी तापमान का। यदि वो गर्म भरा है तो गर्म ही रहता है, ठंडा है तो ठंडा ही रहता है। ऐसा थर्मस में होता क्या है कि जैसा भरते हैं द्रव वह उसी तापमान का बना रहता है। इसका मतलब न तो बाहर से अंदर उष्मा गई है, न अंदर से बाहर आई है, अर्थात कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। यदि आदान प्रदान हो जाता उष्मा का, तो निश्चित तौर पर जो अंदर द्रव में, थर्मस में जो द्रव भरा है उसका तापमान बदल जाता। तो बात यहां पर यह आती है कि इस थर्मस में मुख्य बात ऐसी क्या होती है, तो थर्मस जो है इसको हम बोलते हैं ड्यूआर फ्लास्क। अब आप कहोगे गुरुजी ड्यूआर फ्लास्क, थर्मस को ड्यूआर फ्लास्क बोलते हैं, दोहरी दीवार का पात्र। दोहरी दीवार से बना हुआ एक पात्र होता है, तो लिख रहा हूं मैं दोहरी दीवार से बना पात्र। और ये जो दोहरी दीवार से बना हुआ पात्र होता है थर्मस, यहां पर मैं इसका चित्र बना रहा हूं, ये एक पात्र होता है, इसके ऊपर एक पात्र और होता है, और दोनों पात्रों के बीच में होती है निर्वाह। दोनों पात्रों के बीच में क्या होता है? निर्वाह। तो थर्मस में एक दीवार, उसके बाद में एक, उसके ऊपर एक पात्र और बनाया जाता है, और दोनों पात्रों के बीच में यहां पर निर्वात होती है। अंदर की जितनी वायु है यहां पर वायु चूसक पंप से निकाल दी जाती है, निर्वात। और अंदर का जो पात्र होता है उस पर चांदी की पॉलिश होती है, रजत पॉलिश, चांदी की पॉलिश ये, और वो पॉलिश ऐसी होती है अंदर बाहर दोनों तरफ से। तो ये तो आंतरिक पात्र है, उसके बाद में बाहर ये दूसरा पात्र है, फिर उसके बाद में आगे इस पर कवच होता है, जो कवच अपन को थर्मस का बाहर से दिखाई देता है, जो रंग बिरंगा कैसा भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, वो उसके ऊपर तीसरा कवच होता है। तो अंदर के जो थर्मस की बात है उसकी बात कर रहा हूं, दोहरी दीवार से बना एक पात्र होता है ड्यूआर फ्लास्क, और दोनों पात्रों के बीच में निर्वात होता है, और अंदर वाला जो पात्र होता है उस पर रजत, रजत का मतलब चांदी, चांदी की पॉलिश होती है, तो इसको बोलते हैं रजत पॉलिश, अर्थात चांदी की क्या होती है? पॉलिश। अब देखो यहां पर जो भी हम द्रव भरते हैं, जैसे द्रव भरा हुआ है, आप सोचिएगा कि कैसे यहां पर जैसा द्रव भरा उसका तापमान उतना ही रहता है, अर्थात इसका तापमान बदलता नहीं है, अर्थात तापमान नियत ही रहता है। तापमान बदलता नहीं है, तापमान नियत ही रहता है, इसका मतलब न तो अंदर से कोई उष्मा बाहर गई है, न बाहर से कोई उष्मा अंदर आई है, तभी तो तापमान नियत है। और आप जानते हो उष्मा के आदान प्रदान, उष्मा का संचरण, उष्मा का चलना, चलने की यहां पर 3 विधि है, एक है चालन, एक है संवहन, और तीसरी विधि कौन सी है? विकिरण। सबसे पहले चालन विधि यहां से, तो चालन विधि यहां से जाने लगी, और चालन विधि ने कही कि अभी रुको, मैं अभी उसका तापमान बदल के आती हूं। लेकिन जैसे चालन विधि यहां पर आई, यहां से आगे चालन विधि रुक गई। इन दोनों बहनों ने पूछा कि चालन विधि तेरे साथ क्या हुआ, क्यों नहीं जा रही? तो इसने कहा कि मुझको आगे कोई ले जाने वाला नहीं है, क्योंकि चालन विधि को क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, तो ये फेल हो गई। ऐसे अंदर से भी चालन विधि से उष्मा बाहर आनी चाहे तो भी नहीं आती, क्योंकि बीच में निर्वात है। तो न तो बाहर से अंदर उष्मा आ सकती है, न अंदर से बाहर जा सकती है, कुल मिला के चालन विधि संपन्न नहीं होती है। फिर ये दूसरी बहन खड़ी हुई संवहन, उसने कहा कि रुको, मैं अभी उष्मा बदल के आती हूं, तो ये भी यहां पर जाके रुक गई। इससे भी पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ, तो इसने कहा कि मेरे साथ भी वही हुआ जो तेरे साथ हुआ, अर्थात जब तुझको कोई ले जाने वाला नहीं है तो मुझको भी कोई ले जाने वाला नहीं है, क्योंकि संवहन के लिए भी क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ऐसे अंदर से भी संवहन विधि के द्वारा यदि उष्मा बाहर आनी चाहे तो भी नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में निर्वात है।
अर्थात न तो बाहर से अंदर न अंदर से बाहर संवहन विधि के द्वारा भी उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। अब उसके बाद में तीसरी विधि, जब ये दोनों बैंड यहां पर बिलबिलाने लग गई कि हम उसका तापमान नहीं बदल पाए, तो ऐसी स्थिति में बिलबिलाने लग गई, तब यहां पर विकिरण विधि खड़ी हो गई। और विकिरण विधि खड़ी होके उसने कहा कि बहनाओ चिंता मत करो और अभी जाके उसका मैं तापमान बदल के आती हूं। और विकिरण विधि यहां से तन्नाट अंदर भागी। अब विकिरण विधि तो निर्वात में भी संपन्न होती है, तो तुरंत चले गई, लेकिन जैसे ही गई और यहां पर पछाड़ खा के आ गई। अब आप कहोगे गुरुजी पछाड़ खा गई, ये क्यों नहीं गई अंदर? क्योंकि यहां पर किसकी पॉलिश है बोलो? चांदी की। और चांदी की सतह से बहुत अच्छा परावर्तन होता है, तो विकिरण विधि भी यहां पर असफल हो गई, क्योंकि उष्मा का संचरण आगे नहीं हो पाया, परावर्तन हो गया विकिरण का भी। ऐसे ही अंदर से भी विकिरण विधि के द्वारा उष्मा बाहर जाना चाहे तो भी यहां पर रजत पॉलिश है, उसके द्वारा क्या हो जाता है? परावर्तन। कुल मिला के विकिरण विधि जो है, ये विकिरण विधि भी यहां पर फेल हो जाती है। तो याद रखें कि थर्मस में चालन और संवहन विधि फेल हो गई क्योंकि दोनों पात्रों के बीच में निर्वात था, और विकिरण विधि इसलिए फेल हो गई क्योंकि आंतरिक पात्र पर चांदी या रजत की पॉलिश थी, जिसके कारण विकिरण का क्या हो गया? परावर्तन। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि थर्मस में चालन और संवहन विधि को रोकने के लिए क्या करते हैं? पात्रों के बीच में, दोहरी दीवार के पात्रों के बीच में निर्वात रखा जाता है। क्वेश्चन दूसरा आता है कि थर्मस में विकिरण विधि से उष्मा संचरण को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो आप याद रखोगे आंतरिक जो पात्र है उस पर चांदी की पॉलिश की जाती है। अब यहां पर बात देखो, एक बात है यहां पर किरचॉफ का नियम। और आप कहोगे गुरुजी ये जो किरचॉफ का नियम है, ये नियम क्या है? तो किरचॉफ का नियम कहता है अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। अच्छा अवशोषक कौमा अच्छा उत्सर्जक होता है, ये कहलाता है किरचॉफ का नियम। अब आप कहोगे गुरुजी ये नियम क्या है? अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। जो बढ़िया लेता है ना वो बढ़िया देता भी है, बढ़िया लेने वाला बढ़िया देने वाला होता है। और प्रयोगों से ऐसे पाया गया कि जो डार्क कलर होते हैं, अर्थात जो गहरे कलर होते हैं, वो हल्के कलर की तुलना में ज्यादा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण भी ज्यादा करते हैं और उत्सर्जन भी ज्यादा करते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स मिलते हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि किरचॉफ का जो नियम है ये कहता है कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। और यहां पर मैं दूसरी बात लिख रहा हूं, कृशन वस्तु या पिंड। कृशन का मतलब काली, कृशन वस्तु या पिंड की, कृशन वस्तु या पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन। कृशन वस्तु या पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन हल्के वर्णों की तुलना में अधिक करती है। हल्के वर्णों का मतलब रंग, हल्के वर्णों की तुलना में अधिक करती है। काले रंग की जो वस्तु होती है, कृशन वस्तु जो होती है या पिंड कह दो, उनके विकिरण ऊर्जा का, कृशन वस्तु या पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन हल्के वर्णों की तुलना में अधिक करती है, अधिक होता है। तो कृशन वस्तु या पिंड में विकिरण ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन हल्के वर्णों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। आप कभी देखना, इसके एग्जांपल्स की बात करें, सर्दियों के अंदर हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि गहरे रंग जो है ये विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषण करेंगे, और जब सूरज की विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषण करेंगे तो कपड़े गर्म रहेंगे तो हमको जल्दी से ठंड नहीं लगेगी। और गर्मियों के अंदर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दौड़ी शर्ट पहन रखी है, लाइट कलर के कपड़े अब ये पहन रखे हैं, तो ये क्या करेंगे? लाइट कलर के कपड़े ज्यादा अच्छा अवशोषण नहीं करते हैं, और अवशोषण नहीं करते तो विकिरण ऊर्जा को अच्छा से अवशोषित नहीं करेंगे, तो शर्ट जल्दी से गर्म नहीं होगी, और गर्म नहीं होगी तो मुझको जल्दी से गर्मी भी नहीं लगेगी। तो सर्दियों के अंदर ये कहावत है कि सर्दियों के अंदर हम हमेशा गहरे रंग के कपड़े हमको पहनना चाहिए, और गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो एक उसका उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया। और इसके उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो आप देखिएगा, काली चमड़ी वाला व्यक्ति सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में, यदि कोई काली चमड़ी वाला व्यक्ति है और कोई सफेद चमड़ी वाला व्यक्ति है, तो काली चमड़ी वाले व्यक्ति सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है और उसको सर्दी भी ज्यादा लगती है। आप कहोगे क्यों? उसका कारण यह है कि काली चमड़ी वाला व्यक्ति जो होता है ये गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा अवशोषक है, बहुत बढ़िया लेता है काली चमड़ी वाला, और सर्दियों के अंदर बहुत अच्छा उत्सर्जक है, बढ़िया देता है।
तो सर्द गर्मियों में जब लेगा तो विकिरण ऊर्जा को लेगा तो गर्म ज्यादा हो जाएगा, अर्थात उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। और सर्दियों के अंदर बहुत अच्छा देगा और बहुत अच्छा देगा तो उसको ठंड ज्यादा लगेगी। इसलिए आप देखना कि काली चमड़ी वाले व्यक्ति को हमेशा गर्मी भी ज्यादा लगती है और सर्दी भी ज्यादा लगती है। और आप ये समझ लो कि अपने बाल, आप तो ये मान लो कि सभी के काड़े कुछ नहीं तो बाल तो है ये, और ये बाल जो है जब अपन सर्दियों में जाते हैं तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भाई सर्दी में जा रहा है तो कम से कम टोपा उड़ जा, ये टोपा उड़ जा, बहुत जरूरी ठंड लगेगी यहाँ पर। और गर्मियों के अंदर भी अपन इस पर सिर पर कुछ न कुछ रख के जाते हैं क्योंकि इस गर्मियों के अंदर जल्दी से गर्म हो जाते हैं। तो काली चमड़ी वाला जो व्यक्ति होता है ये सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी और अधिक ठंड दोनों ही ज्यादा महसूस करता है। यही कारण है कि भैंस को गाय की तुलना में ठंड भी ज्यादा लगती है और गर्मी भी ज्यादा लगती है। और इसके उदाहरण बताऊं, हलवाई जो होता है कभी आपने देखा होगा कि जो हलवाई होता है ये कढ़ाई को नीचे इसके साफ नहीं करता है, इसके पैंदे को साफ नहीं करता, ऊपर से तो कढ़ाई को यूं रगड़ता रहता है, ईंट लेकर यूं रगड़ता है, ऊपर से तो चमकाता है, लेकिन कभी भी कढ़ाई जो है उसके नीचे के पैंदे को साफ नहीं करता है। आप सोचिएगा कि कढ़ाई के पैंदे को नीचे साफ क्यों नहीं करता, क्योंकि हलवाई भी जानता है कि जब इसको भट्टी पर रखूंगा निचली सतह यदि काली रहेगी तो काली जो चीज है ये विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषण करेगी और जल्दी से अवशोषण करेगी तो कढ़ाई जल्दी से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये भी इसका उदाहरण है। हलवाई भी फिजिक्स के अंदर इस बात को जानता है। इसका मतलब हलवाई को पता है किरचॉफ का नियम, हलवाई से पूछ रहा है भाई किरचॉफ का नियम बता देगा। तो इसलिए हलवाई जो है ये कढ़ाई के पैदे को नीचे साफ नहीं करता। आपने देखा होगा खाना पकाने के जो बर्तन है उसको भी निचली जो सतह है वो काली जो है पोत दी जाती है। उसका कारण भी यही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है कि यदि आपकी निचली सतह एक बर्तन की काली होगी तो ऐसी स्थिति में विकिरण ऊर्जा को जल्दी से ये लेके गर्म हो जाएगा और खाना पकाने का बर्तन जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये खाना जल्दी से पक जाएगा। बर्तन यदि गर्म होने में टाइम लगा रहा है तो खाना कहाँ का पकेगा। तो ये भी इसका उदाहरण है। ऐसे ही आपको और उदाहरण बताऊं मैं, ये सभी उदाहरण आपको इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको लगातार मिल जाएंगे लिखे हुए जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर लिखने के अंदर थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये वीडियो आज का चूंकि थोड़ा सा लंबा है तो ये एग्जाम्पल्स लास्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप टेलीग्राम से जुड़े, साइंस फर्स्ट के नाम से या साइंस फर्स्ट इंडिया के नाम से आप सर्च करिएगा। नीचे आपको ये जो वीडियो है उसके नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा नीचे लिखा हुआ, और उससे आप कनेक्ट होंगे तो उससे फायदा ये होगा हमको कि आपके जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं या बहुत सारी चीजें ऐसे लगती है कि बच्चों को ये भी आनी चाहिए, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ उसके अंदर मैंने पीडीएफ डाल दी, कभी मैंने आपको क्वेश्चंस डाल दिए। मुझको जितना आपको परफेक्ट बनाना है उतना परफेक्ट मैं बना पाऊं उसके लिए वो भी मैंने एक व्यवस्था करी है, तो आप उससे भी कनेक्ट होइएगा। तो मैं यहां पर ये आपको बता रहा था कि यहां पर ये जो बर्तन है उसकी निचली सतह को काली कर दी जाती है। उसका कारण भी यही है ताकि बर्तन जल्दी से क्या हो जाए, गर्म हो जाए। ऐसे रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में भी यदि काली मिट्टी है तो काली मिट्टी वाले जो रेगिस्तान है वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। जल्दी से गर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि विकिरण ऊर्जा का जल्दी से अवशोषण हो जाता है तो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। लेकिन अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होगा। रात होते ही जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, और रात होते ही जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर रेगिस्तान जो है दिन के अंदर गर्म और रेगिस्तानों की रात जो हो जाती है कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये भी इसकी एक घटना है। और यदि अपन घटनाओं की बात करें तो और घटनाओं में यहां पर एक चमकदार धातु की कोई गेंद है, एक चमकदार धातु की गेंद बिल्कुल चमकदार है, और उस पर मैंने जगह जगह इस प्रकार से काली लकीरें कर दी। एक धातु की कोई गेंद ली और उस गेंद पर जगह जगह मैंने ऐसे एक काली लकीरें कर दी। तो चमकदार धातु की गेंद पर काली लकीरें कर दी और उस गेंद को मैं गर्म करके अंधेरे कमरे में ले गया। अब अंधेरे कमरे में ले गया तो ऐसी स्थिति में ये जो मैंने काली लकीरें करी है ना, ये सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देगी, और जो गेंद थी ना धातु की चमकदार वो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जो काली अपन ने लकीरें करी है, इन्होंने विकिरण ऊर्जा को जब गर्म किया तो सबसे ज्यादा अवशोषण किया, और अवशोषण किया तो उसके बाद में जब उसको आपने गर्म करना बंद कर दिया तो अच्छा उत्सर्जन भी करेगी, और उत्सर्जन करेगी तो ये जो काली रेखाएं यही सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। और गेंद का शेष हिस्सा जो है या तो चमकदार दिखाई देगा ही नहीं या बहुत ही कम चमकदार दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा परीक्षा में आया हुआ है कि एक चमकदार धातु की गेंद पर यदि काली रेखाएं कर दी जाती है और उसके बाद में उसको गर्म करने के पश्चात अंधेरे कमरे में ले जाए। अंधेरे कमरे में क्यों ले जाए? क्योंकि अंधेरे कमरे में वो जो उत्सर्जन होगा
काली रेखाएं जो चमकदार दिखाई देगी तो अंधेरे में दिख जाती है अच्छे से, उजाले में क्या पता प्रकाश में दिखे कि नहीं दिखे। तो यहां पर क्वेश्चन वापस मैं बोल रहा हूं कि चमकदार धातु की गेंद को यदि गर्म करके अंधेरे कमरे में लेके जाएं तो उस पर जो काली रेखाएं हैं, ये काली रेखाएं चमकदार दिखाई देती है। कारण क्या है कि अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक होता है। तो ये भी इसकी एक घटना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और क्वेश्चन यहां पर यह है कि लाल रंग का कांच, ये कांच है, और ये कांच जो है ये शुरुआत में कैसा रंग का है? लाल रंग का। अब देखो सीधी बात है, कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई दे रही है इसका मतलब वो उसी रंग का उत्सर्जन कर रही है। लाल रंग का कांच लाल रंग का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लाल रंग का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। तो लाल रंग का ये उत्सर्जन कर रहा है, और लाल रंग का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन अन्य सभी रंगों का क्या कर रहा है? ये अवशोषण कर रहा है। अभी ये जो कांच है, कांच कैसा है? ठंडा है। अब बताओ, जब मैं इसको गर्म करके लेके जाऊंगा तो उल्टी घटना होगी, जिसका अवशोषण उसका उत्सर्जन होगा। तो जैसे इसको गर्म करके लेके जाऊंगा तो गर्म करने पर ये क्या होगा? लाल रंग जिसका उत्सर्जन कर रहा था उसका तो ये अवशोषण करेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लाल रंग का तो क्या करेगा? ये अवशोषण। और जिसको ये अवशोषित कर रहा था पहले, उनको क्या करेगा? उत्सर्जित। तो यहां पर अगली बात हो गई, अन्य सभी रंगों को क्या करेगा? ये उत्सर्जित करेगा। तो यहां पर अब जो लाल रंग होते हैं सात में से यदि लाल रंग को अपन अवशोषित कर लें और शेष रंग का जो प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि रंग तो दिखाई देते हैं उत्सर्जन के कारण, तो ये जो रंग है ये रंग होंगे हरा। कैसे होंगे? ये हरा, इनका प्रभाव बढ़ेगा हरा। तो लाल रंग का कांच ठंडा था, जब लाल इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि लाल रंग का उत्सर्जन कर रहा था, और जो रंग उत्सर्जन होता है वही रंग होता है। श्वेत वस्तु सभी रंगों का उत्सर्जन करती है, ये ध्यान रखना। श्वेत वस्तु सभी रंगों का उत्सर्जन करती है। काली वस्तु किसी भी रंग का उत्सर्जन नहीं करती, इसलिए काले को कोई रंग नहीं बोलते हैं, काला रंग नहीं बोला जाता। काली वस्तु किसी का भी उत्सर्जन नहीं करती है, सबका उत्सर्जन करती है। श्वेत वस्तु सभी रंगों का उत्सर्जन करती है, और इसके अलावा जो वस्तु जिस रंग की है वो वैसा ही रंग का उत्सर्जन करती है। लाल कांच लाल इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि लाल रंग का उत्सर्जन है और अन्य सभी रंगों का अवशोषण है। अभी लाल रंग का कांच कैसा है? ठंडा। गर्म करने पर जैसे गर्म करा, ये कांच उल्टी घटना दर्शाएगा, अर्थात जिस लाल रंग का उत्सर्जन कर रहा था अब लाल रंग का क्या करेगा? अवशोषण। और अन्य सभी रंगों का अवशोषण कर रहा था, अब अन्य सभी रंगों का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। और रंग दिखाई देते हैं उत्सर्जन के कारण, तो लाल रंग का अवशोषण कर लिया, शेष रंग का उत्सर्जन कर रहा है, और शेष रंग जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनके कारण जो रंग बनेगा वो कैसा बनेगा? हरा। तो क्वेश्चन आता है, लाल रंग के कांच को गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? कहां लेके गए थे अपन? अंधेरे कमरे में। और अंधेरे कमरे में लेके जाए तो वह कैसा दिखाई देता है? हरा। इसके विपरीत भी घटना होती है, यदि हरे रंग के कांच को गर्म करके अंधेरे कमरे में लेके जाएं तो वह कैसा दिखाई देगा? लाल। ऐसे ही याद रखना, पीले रंग को लेके जाते हैं गर्म करके अंधेरे कमरे में तो वह नीला दिखाई देता है, और नीले रंग के कांच को लेके जाते हैं तो पीला दिखाई देता है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब अंत में एक यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर बताइएगा। और ये क्वेश्चन काफी सरलता में आप इस टॉपिक से इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे, लेकिन चूंकि मुझको एहसास हो कि वास्तविकता में आपने समझा है तो उससे आपको यहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और यहां पर क्वेश्चन ये है कि धूप से बचाओ, धूप से बचाओ के छाते की, धूप से बचाओ के छाते की क्या विशेषता, धूप से बचाओ के छाते की क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? धूप से बचाव के छाते की क्या विशेषता होती है? मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको वहां पर केवल ऑप्शन के अंदर एमएस चार में से बताना है। ऊपरी सतह सफेद, निचली सतह काली। पहला ऑप्शन यह है निचली सतह काली। दूसरा ऑप्शन यह है ऊपरी सतह काली, कॉमा निचली सतह सफेद। तीसरा ऑप्शन यह है ऊपरी सतह काली और निचली सतह भी काली। और लास्ट ऑप्शन यह है ऊपरी सतह सफेद और निचली सतह भी सफेद। यहां पर क्वेश्चन यह है, वापस मैं बोलना चाह रहा हूं कि धूप से बचाव के छाते की क्या विशेषता होती है, कि धूप से जो बचाव करता है उस छाते की क्या विशेषता होती है। कि धूप वाला छाता, वैसे तो छाते जो है ये बारिश के लिए होते हैं, ये बारिश आती जब ये अपन लेके जाते हैं छांगी, लेकिन धूप से बचाओ चिलचिलाती धूप है, और चिलचिलाती धूप के अंदर भी उस धूप के कारण अपनी स्किन खराब नहीं हो जाए इसलिए छाता लेके चलते हैं। तो धूप से बचाव का जो छाता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए?
क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसकी ऊपरी सतह दौड़ी होनी चाहिए, निचली काड़ी, या दोनों दौड़ी, ऊपरली भी दौड़ी निचली भी दौड़ी, या दोनों काड़ी, या एक दौड़ी नीचे दौड़ी ऊपर काड़ी। ये 4 ऑप्शन लिखे कि दूर से बचाव के छाते की क्या विशेषता होनी चाहिए। ऊपरी सतह, ये ऊपर की सतह, छाता होता है छाते की ऊपर की सतह, ऊपर की सतह सफेद या निचली सतह काली। दूसरा ऑप्शन ये है ऊपर की सतह काली, निचली सतह सफेद। तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों ही सतह काली, और लास्ट ऑप्शन ये है कि दोनों ही सतह सफेद होनी चाहिए। तो आपको इसका आंसर बताना, ध्यान रखना है छाता कैसा है, दूर से बचाव का। तो ये आज अपन ने यहां पर पढ़ा। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।